अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़रते वक्त के साथ साथ सियासी इंतकाम के जो इल्ज़ामात रहते हैं और हमारे निज़ाम इंसाफ के हवाले से जो इल्ज़ामात रहते हैं सियासी जमातों के, उनका सिलसिला कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा है। सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो इदारों के हवाले से उनकी एक और ही नज़रिया होता है, किसी और तरीके से देखते हैं। फिर अपोजिशन में जाते हैं तो उनके बहुत सारे शिकवे शुरू हो जाते हैं, तनकीद भी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और बुनियादी तौर पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं उनके लिए एक तवील जंग रही है। निज़ाम इंसाफ के हवाले से, जुडिशरी के रोल के हवाले से भी एक तवील जंग किसी ना किसी तरीके से रही और आज तक जारी है। आज की जो नई नस्ल है, जो नौजवान लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ये नहीं जानते कि माजी में जो हमारे मुल्क में सियासी कारकुनान रहे, जो सहाफ़ी हैं, इंसानी हकूक़ के वर्कर्स हैं, उन्होंने किस किस्म की जिदोजहद की और अपने नज़रियात और उसूलों के ऊपर वो कितने मजबूत थे और कैसे कैसे जुल्म भी उनकी तरफ से बर्दाश्त किए गए। इस जिदोजहद में हज़ारों ऐसे एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, किलों में, टॉर्चर सेल्स में उन्होंने अपना वक्त गुजारा और वो बर्दाश्त किया। कई ने अपने प्यारों को खो दिया, किसी ने इंसानी हकूक़ की जंग लड़ी और उसके नताइज भी उनको भुगतना पड़े, और किसी ने सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा की, बेशक उन पर पाबंदियाँ लगें उसके बाद या फिर गोलियां तक खा लीं इस सिलसिले में सहाफ़ियों ने, लेकिन अपने काम को जारी उसारी रखा। आज के प्रोग्राम में हम माजी का मवाजना करेंगे मौजूदा दौर से, क्योंकि आजकल भी जो सियासी जमातें हैं, खासकर PTI, वो ये शिकवा करती है कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इसके लिए आज हमने बड़ी इंतहाई अहम शख्सियात को, मोतबर शख्सियात को और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद शख्सियात को दावत दी है। उनसे हम जानेंगे कि आजकल की जद्दोजहद माजी की जद्दोजहद से कितनी मुख्तलिफ है, क्या जो सख्तियाँ और पाबंदियाँ उस दौर में बर्दाश्त की गई वही सिलसिला आज भी जारी है या हालात मुख्तलिफ हैं। इसका मुख्तलिफ अंदाज में हम जायज़ा लेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है हिना जिलानी साहिबा को। आप सीनियर लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और विमेन एक्शन फोरम की फाउंडिंग मेंबर हैं, और फिर आपकी एक तवील जद्दोजहद है मुल्क में आइन और इंसानी हकूक़ की बालादस्ती के हवाले से। हामिद मीर साहब को भी इस प्रोग्राम के लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है। माया नाज पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, आपकी जो रेजिलियंस है, जितनी पाबंदियों का आपने सामना किया, इस हवाले से दुनिया जानती है और दुनिया मोतरफ़ है आपकी। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सियासी कारकुन हैं, इनका एक तवील तारुफ है। अगर मैं मुख्तसरन भी ये बताऊं तो आपने अपनी जवां उम्री अपनी सियासी एक्टिविज़म में कई दफ़ा जेल गई, अपनी 6 माह की बेटी के साथ भी गई। एक बहुत बड़ा गम आपने अपने जवां साल भाई को फांसी लगते देखा, उसको भी बर्दाश्त किया और अपनी जो पॉलिटिकल नज़रियाती कारकुन के तौर पे जो आपकी एक्टिविज़म है उसको आपने फिर भी जारी रखा और आज तक मुतहर्रिक है। शाहिदा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, अगर आगाज़ में बाकायदा तौर पे आपसे और सहाफ़ती जो मामलात हैं उसके हवाले से जिक्र करते हुए करूँ, आपने मुशर्रफ साहब के जो दौरे आमरीत था उसके अंदर सेफ हाउसेज से प्रोग्राम्स किए। हालात ऐसे बन गए थे कि आप अपने दफ्तर जाकर प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, चैनल के ऊपर पाबंदियाँ लगीं और बहुत कुछ, एक तवील इसकी लिस्ट है। आजकल भी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स या ऐसे लोग जो सियासी जमातों से एफिलिएशन रखते हैं लेकिन सहाफ़त करने का दावा भी उनकी तरफ से किया जाता है। आप समझते हैं कि हालात मुख्तलिफ हैं माजी के मुकाबले में अब जो सहाफ़ियों के शिकवा है उस हवाले से? शुक्रिया आपसा कोमल साहबा, और सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने हिना जिलानी साहिबा और शाहिदा जबीन साहिबा को अपने प्रोग्राम में बुलाया है, और इन दोनों ख़वातीन की जो जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद है उससे मैं तो वाकिफ़ हूँ, लेकिन आपके ज़रिए जो आपके जो नाज़रीन हैं और ख़ास तौर पे जो आज के नौजवान हैं उनको भी पता चलना चाहिए। मैंने जो मुशर्रफ दौर में जो मुज़ाहमत की थोड़ी बहुत, उसका आप कंपैरिज़न उस मुज़ाहमत और जद्दोजहद से नहीं कर सकती जो जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में, जनरल याहिया ख़ान के दौर में और अयूब ख़ान के दौर में, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने किया था। उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा सख्त थे, और मैंने जब सहाफ़त शुरू की थी तो जनरल ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, और ये वो दौर था जब हमारे जो 4 सीनियर सहाफ़ी थे, मसूदुल्लाह ख़ान साहब, ख़ावर नईम हाशमी साहब, इकबाल जाफ़री साहब और नासिर ज़ैदी साहब, इन चारों को कोड़े मारे गए थे। और एक लंबी फहरिस्त है, 200-250 के करीब सहाफ़ी जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ज़िया-उल हक़ ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया था
और ज़ियाउल हक की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है ये किसी सियासी जमात ने शुरू नहीं की। ये तहरीक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1978 में शुरू की थी कराची से। निसार उस्मानी साहब और मिनहाज बरना साहब जो हैं वो इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे और फिर इसमें सियासी जमातें भी शामिल हो गई थी और इसके कुछ साल के बाद 1983 में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी थी, MRD। तो इससे पहले भी जो अयूब खान का ज़माना है उसमें भी PFUJ की काफ़ी स्ट्रगल रही है और ज़ियाउल हक के दौर में भी वो स्ट्रगल रही है और फिर वही जो स्ट्रगल थी वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने PFUJ के प्लेटफॉर्म से की और वो वही जद्दोजहद जो है वो बाद में भी चलती रही है। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि बहाली जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों ने किरदार अदा किया और आज़ादी सहाफ़त के लिए सियासी कारकुनों और जो इंसानी हकूक़ के जो एक्टिविस्ट हैं जिनमें हिना जिलानी साहबा, इनकी बहन आसमा जहांगीर साहबा और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा विमेन एक्शन फोरम जो अब जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, ये ज़ियाउल हक के दौर में काफ़ी एक्टिव था। इनका बड़ा किरदार था और मुझे आज भी याद है कि ज़ियाउल हक के दौर में मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो लाहौर के माल रोड पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक जुलूस निकला था और उसमें ख़वातीन पे बहुत तशद्दुद हुआ था और हम भी गवर्नमेंट कॉलेज से भाग के उस जुलूस में शिरकत के लिए आए थे और हमारे सामने हबीब जालिब साहब को वहाँ पे मार पड़ी थी। तो वो जो दौर में उस दौर में जो पाबंदियाँ थी हमारे जो सीनियर बुज़ुर्ग थे, सहाफ़ी थे, उनको कोड़ों का और कैदोबंद की सूबतों का सामना था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो फ़र्क ये है कि उस दौर में हमें पता था कि हमारा दुश्मन कौन है। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो हमारे एक ओपन एनिमी थे। लेकिन उसके बाद जो हुकूमतें आई और ख़ास तौर पे जो पिछली 3-4 हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ होती हैं, सहाफ़ियों को और सियासी कारकुनों को गायब कर दिया जाता है, लोगों को मिसिंग कर दिया जाता है, गुमशुदा लोगों की तादाद हज़ारों में पहुँच गई है। तो फ़र्क ये है कि मार्शल लॉ के दौर में दुश्मन जो है वो हम सबको पता था कौन है, लेकिन अब जो है वो दुश्मन खुल के सामने नहीं आता, हमें पता नहीं चलता दुश्मन है कौन, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या कोई और है। तो ये फ़र्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है और सहाफ़ी हैं उनको उसी जज्बे के साथ जदोजहद करने की ज़रूरत है जिस जज्बे के साथ हिना जिलानी साहबा ने और शाहिदा जबीर साहबा ने और बहुत से जो दीगर लोग हैं उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के खिलाफ भी मुज़ाहमत की थी। आज भी उसी मुज़ाहमत की ज़रूरत है। हिना जिलानी साहबा को बाकायदा तौर पे वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। हिना साहबा, हमारी जो मुल्की सियासत है, जो मुल्की तारीख है, वो भरी पड़ी है अदलिया के हवाले से, जो कंट्रोवर्शियल अदलिया के फैसले हैं उनसे भी, फिर सियासी जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से, जुडिशरी से गैर मामूली किस्म की उनकी एक्सपेक्टेशन से भी। इस वक्त अगर हम बात करें तो फैसला अगर मर्जी का आता हुआ दिखाई दे रहा है या आ जाता है या नहीं आता है, तो फिर वो बेंच के ऊपर, जजेस की साख के ऊपर भी सियासतदानों की तरफ से सवाल होता है। फिर एक और एक्सट्रीम पे खान साहब जिस तरीके से अभी गए, उन्होंने नताइज की धमकी जज साहिबा को दे दी, एक ये मामला होता है। दूसरी तरफ अदलिया के हवाले से भी, जो कोर्ट रिपोर्टर से भी हमारी बात होती है और जो कार्रवाइयों को देखते हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि एक पॉपुलिज्म वाली बात और जिस तरह अदालती कार्रवाइयों में सोशल मीडिया का जिक्र भी हो जाता है। तो आप क्या समझती हैं, जो आज निज़ाम इंसाफ के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से मामलात सामने आते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, वही हाल माजी में था या आज सूरत हाल मुख्तलिफ है? सियासी जमातों की, सियासतदानों की एक्सपेक्टेशन भी मुख्तलिफ है। देखिए, माजी में भी हमारे यहाँ अदलिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर सवालात उठते रहे हैं और मैं इस बात से एग्री नहीं आपकी करती कि लोगों की एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेक्टेशंस हैं अदलिया से। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा अदलिया से यही रही हैं कि एक रूल ऑफ लॉ और रूल बेस्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के हवाले से अदलिया का अपना एक रोल है और वो एक कंसिस्टेंसी के साथ उस रोल को अदा करें। ये नहीं है कि एक सूरत हाल में और एक शख्सियत के हवाले से एक किस्म की जजमेंट आए विद सिमिलर सर्कमस्टांसेस और दूसरे हवाले से दूसरी किस्म की जजमेंट आए। अब जो सूरत हाल है वो भी बदस्तूर उसी तरह है, लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मैं ये समझती हूँ कि कुछ थोड़ी सी एक तरफ तो लोगों में अवेयरनेस भी आई है, कुछ चैनल्स की वजह से, मीडिया की वजह से, सिविल सोसाइटी की वजह से, कानून के क्या तकाज़ात हैं उनको समझे हैं लोग
और इसलिए उनकी क्रिटिसिज्म होती है। ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाउएवर, जिस सूरत हाल की तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो अब रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसमें एक सियासतदान, ये क्या है इसका नाम, इमरान खान ने एक मजमे में खड़ा होकर एक एडिशनल सेशंस जज के हवाले से जो बात बयान आती हैं, उसमें मैं समझती हूँ ये बात आप लोगों को बिल्कुल 100% सोचनी चाहिए कि हम में से कोई इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हक में नहीं रहा, लेकिन आप ये समझें कि एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी की जज हैं, उनको आप खड़े होकर धमकी देते हैं, तो क्या ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नहीं है? हम अगर दूसरी तरफ जिद्दोजहद करते रहे हैं लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और लोगों के इस राइट के लिए कि वो अदारों को एक आईना और अक्स दिखाएं कॉन्स्टिट्यूशन का और रूल ऑफ लॉ का और उनके किरदार का, तो हम इसलिए भी खड़े रहे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नीचे से लेके ऊपर तक होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक शख्स अगर खड़ा होकर मजमे में एक एडिशनल सेशन जज को उसकी अपने मनसब की फराइज अदा करने पर वो उनको कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, और उस बंदे का ये हो सकता है कि वो किसी दिन पावर में आ जाए, तो एक एडिशनल सेशन जज इंटिमिडेट नहीं होगी? दूसरा, ये एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके फॉलोअर्स ने लोगों को हरास किया है। वो सड़कों पे, रेस्टोरेंट्स में पॉलिटिशियंस को अकॉस्ट करके उनको हरास करते रहे हैं। इसकी प्रोवोकेशन पे मदीना तक में लोगों ने पॉलिटिशियंस को हरास किया और वो 10-10 साल अंदर हो गए। सो ये बातें आपको सोचनी चाहिए कि कहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये इस चीज़ से मिलाना कि आप हर किस्म का गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं जिससे किसी की कोई इंटिमिडेशन हो और किसी को वल्नरेबल किया जाए मॉब अटैक्स पे और किसी किस्म की डेफिनेशन पे और किसी किस्म के हार्म पे, तो फिर माफ़ कीजिए, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह आपने ये बात की कि हमें दोनों तरफ सोचना चाहिए जब हम अदलिया के किरदार की बात करते हैं, तो जो खान साहब का बयान है उस हवाले से भी, लेकिन मैं आपसे जब दोबारा बात होगी तो उस पर दहशतगर्दी की जो दफात जैसे कवानीन का इस्तेमाल कर लेना, वो भी फिर इस इशू के ऊपर खुद ही सवालिया निशान नहीं उठा देता इस किस्म के मामलात के हवाले से। अब शाहिदा साहिबा, मीर साहब ने जिक्र किया तहरीक बहाली जमहूरियत की, उस वक्त जो ये तहरीक थी और उसमें ये आज तक बड़ी हैरत की बात है बहुत से लोगों के लिए, जिस तरह बहुत सी और जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जिस तरह आसमा जहांगीर साहिबा थी, खुद इना जिलानी साहिबा, ये सब तो पेश रहे, लेकिन आपकी सूरत हाल कुछ इस किस्म की थी कि आप एक नहीं कई बार जेल गईं और अपनी छोटी सी बेटी के साथ, फिर आपके भाई को फांसी पर लगा दिया गया, लेकिन आप अपने नज़रियात के ऊपर कायम रहीं। आज के दौर में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त क्या नज़रियात थे जिन्होंने आपको इतना मजबूत रखा कि आप अपनी बात पर कायम रहीं और आज तक कायम है। हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो नज़रिया था उसने हमें आज तक मजबूत रखा है। और आज भी सुबह जब मैं रेस कोर्स में गई तो एक बुज़ुर्ग औरत थी, वो बड़ी मजहबी सी थी, तो कहती है भुट्टो मरे तो सिंध आज़ाद होवे। यानी कि ये बातें उस वक़्त से लेकर आज तक हमारे कानों में सीसा उंडल रही हैं। तो इसलिए मेरे वालिद साहब जो थे वो इत्तेफाक फाउंड्री में काम करते थे, वो अखबार लाते, और हम तीसरी क्लास चौथी में थे, मेरी बाजी 5वीं में, मैं तीसरी में, तो मैं कहते थे अखबार पढ़ के सुना। वो अखबार पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो हमें भुट्टो साहब की बातें बताते थे कि भुट्टो साहब किस तरह से इस सिस्टम के ख़िलाफ़ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम उस वक़्त से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे। तो मैं बात को शॉर्ट करूँगी कि 1978 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इन्होंने सज़ाएँ सुनाई, तो हमने पीपल्स एक्शन कमेटी के तहत लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। मैं अचानक गई इस्लामाबाद, तो वहाँ हम इमाम बरी के मज़ार पर गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग गिरफ्तारियां दे रही हैं। तो मेरी गोद में 5 माह की मेरी बेटी थी, उसका नाम बेनज़ीर था। तो मैंने ऐसे एकदम बेटी को उठाया और वहाँ फेंक दिया आवाम में। एक पुलिस वाले ने उठाया। मैंने कहा उस मुल्क में जीकर क्या करना है जहाँ पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत का गला घोंट दिया जाए और आज़ादी से रहने ना दिया जाए। ऐसी आज़ादी को, ऐसे जालिम शख्स को, ऐसे मार्शल को, ऐसे डिक्टेटर को हम नहीं मानते। तो वहाँ से फिर मेरी गुत जो थी ना, मेरी अम्मी ने उस वक्त बड़ी मजबूत करके, मेरे बाल लंबे होते थे,
तो वो बांधी हुई थी, तो उसको लपेट के पुलिस वालों ने मुझे घसीटा। मेरे साथ मेरी बेटी थी, मेरे साथ एक और औरत थी, उसका नाम था सुरैया सुल्ताना, वो थी गुजरावाला से, तो वो भी थी। तो उसको एक तरफ ले गए, मुझे एक तरफ ले गए और घसीटते हुए लेकर आए। पीछे सारा मेरी कमर जो छिल गई और फिर मैं ऐसे उल्टी लेट के अपनी बेटी को जो दूध पिलाती थी, वहाँ से फिर मुझे लेकर आए वहाँ पर CIA स्टाफ। वहाँ से फिर कोतवाली थाने में लेकर आए। कोतवाली थाने में एक सांवला सा काला सा SHO था, उसका मुझे नेम प्लेट अभी तक याद है, अब्दुल समद, और मियाँ वाली लिखा हुआ था। उसने एक मोटा सा डंडा पकड़ के मुझे ऐसे मार, कोई औरत नहीं थी। आज तो औरतें हैं, आज औरतें पकड़ती हैं, आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इतनी स्ट्रगल करके अपने खून से इस इंफ्रास्ट्रक्चर की आबियारी की है, उसके अंदर से ये चीज़ें निकल रही हैं, ये आज़ादियाँ जो अभी कॉमरेड अपना हामिद मीर साहब कह रहे थे, हिना जिलानी भी कह रही थी, ये सारी चीज़ों की आबियारी उसी जगह से हुई है जो आज हम इतने पंजाबी कहते गल अगे वधी है। तो बात आगे बढ़ी है कि अब लोग अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके जो नजरिए की जिसके ऊपर आप इतनी मजबूती से खड़ी थी और जो अभी आप स्टोरी बता रही हैं, ये सब होने के बावजूद आप उसके बाद दोबारा जेल भी गई और तब भी मजबूत साबित कदमी से अपने नजरिए के ऊपर कायम रही। तो इसकी क्या मोटिवेशन थी, इस बारे में बात करते हैं, और माजी में जो जिद्दोजहद रही इन शख्सियात की, इसका मजीद अहवाल एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें कि माजी में सहाफ़त के हवाले से, सियासी एक्टिविज़म के हवाले से और आईन व कानून की बालादस्ती के हवाले से और इंसानी हकूक़ ऑब्वियसली इनके हवाले से क्या जिद्दोजहद रही है, उसका एक रीकैप करने के लिए आज के इस ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। अब हामिद मीर साहब, जो बातें शाहिदा साहबा ने ब्रेक से पहले बताई हैं, मैं तो हैरान रह गई कि उसके बावजूद भी वो कायम रही। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं वो काफ़ी चीज़ों के अंदर हमें, जैसे हिना साहबा ने भी बात की, जो कल इंतकाम की बात करते थे और विक्टिम्स कहते थे, जब वो आज बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसी जुमले में ये कह देते हैं कि जब हम आएंगे तो हम फिर आपके साथ ये करेंगे और वो करेंगे। यहाँ पर एक और इशू ये है कि इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई 2-4 दिन पहले उनके इसी बयान के हवाले से। लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब पे जब पाबंदी लगी थी उनकी तकरीर पे, तो बहुत से सहाफ़ी अदालत भी गए थे। आप समझते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी जो लगी है उसको भी उसी पैराए में देखना चाहिए या उनके बयान की संगीनी के हवाले से देखना चाहिए? देखें, जो आज़ादी इजहार है वो हिना जिलानी साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन है, इसका जो आर्टिकल 19 है, मैं ज़ाती तौर पे तो आर्टिकल 19 में जो 7-8 पाबंदियाँ हैं मैं उनके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। और आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि आप धमकी दें, किसी के ख़िलाफ़ गाली गलोच करें, नफ़रत फैलाएं और किसी की दिल आज़ारी करें। और लेकिन किसी सियासतदान की पर पाबंदी, उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ख्वाह नवाज शरीफ हों ख्वाह इमरान हों, तो किसी पर भी मैं पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ। और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने पैमरा के ज़रिए नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगवा दी थी और लॉजिक ये पेश की थी जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ मुकदमात में मुलव्वस हैं। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीरों पर, लाइव तकरीरों पर पाबंदी लगा दी है और इमरान खान साहब भी आजकल बहुत से मुकदमात में मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। और आइन जो है उसमें अगर आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके ज़रिए इदारों को थ्रेट नहीं करना चाहिए, तो उतना ही आपको एक्शन लेना चाहिए कि जितना कि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करे तो आप उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना देंगे। तो जो इमरान खान साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अगर उस पे कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो उसको आप दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाएंगे तो उसकी हमायत नहीं की जा सकती। और ये जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी का कानून है ये भी 1997 में नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था और उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था और हमने उस वक्त उनको वार्न किया था कि ये आप दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें बना रहे हैं और इसमें आप किसी को भी ट्राई करना चाहते हैं, अपने सियासी मुखालिफिन को ट्राई करना चाहते हैं, कल को यही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। 1997 में उन्होंने एक कानून बनाया और 1999 में जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया
तो नवाज शरीफ साहब पे इसी कानून के तहत मुकदमे बने। फिर यही मुस्लिम लीग नून थी, इसने 2016 में पीका का कानून बनाया। उस वक्त भी हमने इनको कहा कि पीका का कानून मत बनाए और इसके जरिए आप आज़ादी इजहार का गला घोंटेंगे, कल को ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। और जब उनकी हुकूमत चली गई तो उनके खिलाफ यही कानून इस्तेमाल हुआ। और उस वक्त पीटीआई जो है 2016 में पीका की मुखालफत करती थी। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो पीटीआई ने पीका ऑर्डिनेंस के जरिए जो एक एक्ट था उसको एक मजीद खौफनाक शक्ल में ऑर्डिनेंस के जरिए पेश किया, तो हमने उसकी भी मुखालफत की। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनका चेहरा कुछ और होता है, जब ये ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो इनका चेहरा कुछ और होता है। और यही हमारी जो जमहूरियत है उसका एक सबसे बड़ा अलमिया है। और अगर ये हुकूमत में आके भी आइन और कानून के मुताबिक चलें और सियासी इंतकाम से गुरेज करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मीर साहब, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक जो कुछ अरसे से मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ, हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि बड़ी कैंपेन्स चलाई गई जिसमें उनके साथ बड़ा बुरा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनके हवाले से, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से, तो एक अमूमी तौर पर एक तासुर मिलता है कि उन्होंने मखसूस पार्टियों के हवाले से अपने अंदर गम व गुस्सा रखा हुआ है। वो उनकी इम्पार्शल रिपोर्टिंग को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और वाज़े तौर पर नज़र आता है। आपके हवाले से एक ये बात बहुत ख़ास रही है कि खान साहब की जब से सियासी स्ट्रगल शुरू हुई हो उनके सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ आपके साथ हैं, सबसे ज़्यादा एयर टाइम आपने उनको दिया। खान साहब का दौरे हुकूमत था, उसी में आपका शो बंद हुआ और खान साहब की हुकूमत ने खातिर खा कुछ किया नहीं। इसके अलावा मुशर्रफ साहब के इताब का आप बाकायदा तौर पर शिकार थे, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ भी आपने किए और बड़े मेरिट की बुनियादों के ऊपर सवाल किए गए। तो क्या आप समझते हैं कि आजकल के जो फिर सोशल मीडिया के रवैये या जो जिस किस्म की फॉलोइंग सियासी जमातों की रहती है, खासकर पीटीआई के हवाले से ये शिकवा नज़र आता है सहाफ़ियों का, उसका असर सहाफ़ी क्यों ले लेते हैं और आप क्यों नहीं लेते? आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, अब साहब अपनी अपनी ट्रेनिंग की बात है ना। अब देखिए ना, मेरे उस्ताद कौन थे सहाफ़त में? मेरे उस्ताद थे हुसैन नकी साहब। हुसैन नकी साहब अभी भी जिंदा है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो हुसैन नकी साहब को मैंने देखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे तो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में उन्होंने, वो पंजाब पंच के एडिटर थे उस वक्त, तो उन्होंने इस तरह उंगली उठा के भुट्टो को तुम करके सवाल किया, एंड ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तुम करके सवाल किया कि जनाब तुमने ये जो सहाफ़ियों को विक्टिमाइज़ करने का सिलसिला शुरू किया है, तो ये किसने तुम्हें, क्या पाकिस्तान के आइन ने ये तुम्हें इजाज़त दी है? तो भुट्टो साहब ने हुसैन नकी साहब को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है जी। और जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और वो जेल में गए तो हुसैन नकी साहब जो है वो फिर भुट्टो साहब के लिए आवाज़ उठा रहे थे और फिर हुसैन नकी साहब भी जेल में चले गए और फिर हुसैन नकी साहब की भी नौकरी चली गई। इसी तरह हमने देखा कि हमारे बुजुर्ग थे निसार उस्मानी साहब, जनरल ज़ियाउल हक जब लाहौर में आते थे तो वो डॉन के ब्यूरो चीफ थे और वो इस तरह का सवाल करते थे जनरल ज़ियाउल हक को कि एक दिन जनरल ज़ियाउल हक ने हुक्म दिया कि इस बुढ़े को उठा के तो जेल में फेंक दो, और उस्मानी साहब जो है वो तशद्दुद का उनको निशाना बनाया गया। तो इसी तरह हमें ख़राब करने में हबीब जालिब साहब का बड़ा किरदार है। जालिब साहब जो हैं वो पहले जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो ऑपोजिशन में थी तो कहते थे ना जा अमरीका नाल कुड़े सानू तेरा बड़ा ख्याल कुड़े, और कभी वो कहते थे कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, और जब वो हुकूमत में आ जाती थी तो फिर जालिब साहब जो हैं वो उनके बारे में क्रिटिकल नज़में भी लिखते थे कि पाँव दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो ये अपनी अपनी ट्रेनिंग की बात होती है कि सहाफ़ी जो है ना उसने हुकूमत का साथ नहीं देना होता, उसने किसी एक सियासी जमात का साथ नहीं देना होता, उसने एक कॉज के साथ चलना होता है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे आवाज़ उठानी होती है। वो कहते हैं मुझे ये सिखाया गया कि यू हैव टू बिकम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। तो अगर भुट्टो साहब जो हैं अगर वो वज़ीर आज़म के तौर पे कोई गलत काम कर रहे हैं तो हुसैन नकी अगर उनको सवाल करता है तो ये जर्नलिज्म है, और अगर उसी भुट्टो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको इक़्तिदार से हटा के जेल में डाल दिया जाता है तो फिर उसके हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है हुसैन नकी। तो मैंने तो ये सीखा। तो मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए हुसैन नकी और निसार उस्मानी बड़े हैं। मेरे लिए नवाज शरीफ या इमरान खान या आसिफ अली जरदारी ये मेरे बड़े नहीं हैं। मेरा बड़ा जो है वो हुसैन नकी है, वो निसार उस्मानी है। और अहमद बशीर का मैं नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो अहमद बशीर साहब थे उनका एक पहचान ये भी है कि वो बुशरा अंसारी के वालिद थे, कि वो फ्रंटियर पोस्ट में लिखते थे तो उनका अहमद बशीर पे पाबंदी लग गई कि ये अहमद बशीर नहीं लिख सकता, तो उन्होंने बुल्ले शाह के नाम से लिखना शुरू कर दिया, तो बुल्ले शाह पर पाबंदी लग गई। उन्होंने अहमद खान खर्ल के नाम से लिखना शुरू कर दिया, अहमद खान खर्ल पे
पाबंदी लगी, उन्होंने दुल्ला भट्टी के नाम से लिखना शुरू कर दिया। तो हम उस वक्त यंग जर्नलिस्ट थे, हम देखते थे यार ये बाबा जी जो हैं ये बड़े बहादुर आदमी हैं। तो उतनी बहादुरी का तो मैंने मुजाहरा नहीं किया, मैं तो सिर्फ उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए ये जो आजकल मैं देखता हूं कि मेरे बहुत से जो साथी हैं वो या तो पीटीआई के तर्जुमान बन जाते हैं, या फिर वो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बन जाते हैं, या फिर वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बन जाते हैं, और जब भी उनकी पसंदीदा हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो वो हुकूमत से नौकरी ले लेते हैं। तो सहाफ़ी का ये काम तो नहीं है कि जनाब वो सियासी हुकूमतों की नौकरी करे, उसका काम यह है कि वो सियासी हुकूमतों पर सवाल उठाए। भीना साहिबा, दहशतगर्दी की दफात का जो भी खान साहब के हवाले से भी इस्तेमाल हुआ, इससे पहले भी सियासतदान डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं इस तरह के मामलात के अंदर, आप समझती हैं कि इस तरह के दहशतगर्दी जैसे कवानीन का इस्तेमाल किया जाए तो फिर सियासी इंतकाम की बू आती है मामलात से? जी बिल्कुल आती है। और दूसरी बात ये है मगर कि आप ये बात भी सोचें कि वो इस्तेमाल क्यों किया जाता है और गवर्नमेंट्स ओवर रीच क्यों करती हैं अपनी अथॉरिटी को बदला लेने के लिए। वो इसलिए करती हैं और कर सकती हैं क्योंकि आपने उस कानून में वो गुंजाइश रखी होती है। ये सारे जो हैं जो अब इस बात का शिकायत कर रहे हैं, तो जब ये पावर में थे क्यों नहीं कानून बदला? जैसे कि हम हमेशा कहते रहे कि इस कानून को बदलें, ये आला बनता है हुकूमतों के हाथ से और बनता रहा है लोगों की इंसानी हकूक को सलब करने के लिए। तो ये बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। आज मीडिया को भी ये बात याद आई है कि एटीए यूज नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से ये जो एक रिवेंज है और विच हंट है उसको इस्तेमाल करने के लिए कवानीन की आड़ नहीं लेनी चाहिए। आपने टेक्निकली उस कानून में ये गुंजाइश रखी हुई है, तो आप गुंजाइश क्यों रखते हैं? ऐसे काले कवानीन लाते क्यों हैं? और जब आप लाते हैं और उसके खिलाफ दूसरी तरफ से लोग आवाज उठाते हैं और वो जब इक़्तिदार में आते हैं उस वक्त उनको ख्याल नहीं आता कि इन कवानीन को खत्म करना। जी, और एक और मामला भी है ना साहब, जो आजकल क्योंकि इंसानी हुकूक की बुनियादों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, वो है कस्टडी में टॉर्चर का मामला। बातें हो रही हैं इस वक्त भी, जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से, तो ये आप क्या समझती हैं कितना संगीन मामला है? क्योंकि हम एक मॉब मेंटालिटी, एक पुरतशद्दुद रवैये उमूमी तौर पर अपने माशरे में अब बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ लोगों ने नॉर्मलाइज भी कर लिया है थोड़े बहुत तशद्दुद को भी, या फिर अगर किसी ने पुलिस ने कस्टडी में 2-3 थप्पड़ लगा दिए या इस तरह के मामला हो गए। ये कितना संगीन मसला है कि कस्टडी में तशद्दुद ना किया जाए? देखिए, कोई छोटा या बड़ा तशद्दुद नहीं है। टॉर्चर जो है उसके खिलाफ एक टोटल और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। कोई ऐसा सर्कमस्टेंस और कोई ऐसा शख्स कितना ही डिस्पिकेबल और नफरत के काबिल क्यों ना हो, आप उसके ऊपर कस्टडी में टॉर्चर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये बातें हमारी आवाम को समझ में नहीं आई हैं अब तक। बहरहाल अगर टॉर्चर की एलिगेशन हुई हो तो उसकी इंक्वायरी करना जरूरी होता है। इवन इफ वो एलिगेशन ऐसे लोगों ने लगाई हो जिनका रिकॉर्ड झूठ का हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी ना हो, आपको इन्वेस्टिगेशन करानी ही करानी है। और इसलिए भी करानी है सिर्फ विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जिनके खिलाफ एलिगेशन लगाई है उनकी जो रेपुटेशन है उसको सेव करने के लिए भी, वो चाहे एक अदारा हो या एक शख्स हो। आपको इंक्वायरी करा कर इस बात को क्लियर कराना है। टॉर्चर अगर आपके ऊपर जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर हुआ है, उसकी डिटेक्शन एब्सोल्युटली होती है। कोई टॉर्चर छुपता नहीं है। ये बात लोगों के जहन में गलत है कि ऐसी तरीके से टॉर्चर करते हैं कि वो पता भी नहीं लगता। मेडिकल एग्जामिनेशन रिवील्स एवरीथिंग विद इन 24 आवर्स। मुझे 40 साल हो गए इस इशू पे काम करते हुए। मैंने इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी फैक्ट फाइंडिंग्स की हुई है टॉर्चर के ऊपर। हमने हर किस्म के टॉर्चर के हवाले से ये बात बार बार की है कि टॉर्चर इज डिटेक्टेबल। अब ये जो एक recent वाक़या हुआ है, why is there a controversy on this when there have been 4 medical examinations? Why have they not clearly indicated कि हुआ है टॉर्चर या नहीं हुआ है? और अगर टॉर्चर नहीं हुआ है तो ये भी दुनिया में हुआ है। ये नहीं है कि पहली दफा होगा कि कोई गलत और झूठी एलिगेशन लगाएगा। लोग इंटेरोगेशन से इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने के लिए इस किस्म की एलिगेशंस लगाते हैं ताकि
जो मेन उनके खिलाफ चार्जेस हैं वो पीछे हो जाएं और टॉर्चर की जो सारा मसला है वो आगे आ जाए। ऐसा हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मगर उसका भी सद्देबाप करना बहुत आसान है। सारी दुनिया में ये हो रहा है। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गई है टॉर्चर के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ बन गए हैं, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस आ गई है। हमारे मुल्क में टॉर्चर को इसलिए टॉलरेट किया जाता है क्योंकि ये पॉलिसी है रियासत की, ये इंडिविजुअल का कदम इक़दाम नहीं है, रियासत की पॉलिसी रही है ओवर द ईयर्स। आपने आज तक देखा है कि पाकिस्तान पीनल कोड में टॉर्चर का नाम भी नहीं है, लफ्ज टॉर्चर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आपने पीनल कोड में ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट का तो चैप्टर रखा हुआ है, लेकिन ऑफेंसेस बाय द स्टेट की कोई बात नहीं करता। इसमें टॉर्चर है, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, उसके ऊपर भी तो कोई चैप्टर बने। और जब हमारा फिजिकल टॉर्चर के हवाले से ये रवैया, तो फिर मेंटल टॉर्चर तो मुझे लगता है कि हमारे किताबों में कहीं या सोच में भी कहीं नहीं आता है, जो कि वो भी इट्सेल्फ एक बहुत सीरियस इशू है। शायद साहब वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे ये बहुत लाजमी जानना चाहती हूँ कि आज के मौजूदा दौर के बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया सपोर्टर्स, ख़ास तौर पर PTI के रहते हैं, दीगर सियासी जमातों के भी होते हैं, वो अपने लीडर्स की बात के ऊपर जान देने को भी तैयार होते हैं। आप उनको हकीकी एक्टिविस्ट समझती हैं कि, या फिर आप समझती हैं कि एक अपनी एक नज़रिया भी होना चाहिए, एक अपनी भी सोच होनी चाहिए जिसके मुताबिक आप लीडर्स का भी इंतखाब करें, अपनी पसंद की सियासी जमात और अपने दीगर मामलात का भी इंतखाब करें? और वक्ती बबल्स जो है ना, बुलबुले आते हैं चल जाते हैं। ये लीडरशिप, इनको कहना ही लीडरशिप के साथ नाइंसाफ़ी है कि इस तरह के लोग जो आके अवाम में इतनी नफरत पैदा कर दें कि अगर हम एक बस में बैठे हैं तो हम PTI का कारकुन और पीपल्स पार्टी का कारकुन एक दूसरे को गाली पे उतर है। तो ये चीज़ जो नफ़रत की और फितनेबाजी की शुरू की गई है, इसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और हर वक्त ये कहा जाता है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो सब फना हो जाए। तो ऐसी सियासत और ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रही है, और मैं उन नौजवानों को कहूँगी कि वो इस गुमराही से निकलें। और पीपल्स पार्टी की अगर जब आप बात करते हैं, नज़रियात की बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ 50 साल से ऊपर हमारी पार्टी को हो गए हैं, पार्टी के साथ हमें चलते हुए हो गए हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब, मैं कहीं भी खड़ी होती हूँ वो मुझे पहचानते हैं, बेनज़ीर साहबा पहचानती थी, और आज भी अगर मेरी पार्टी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं आज भी उसी तरह 32 साल शादा जबीन बन के पार्टी के लिए जद्दोजहद करूँगी। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी हर चीज़, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जो सिस्टम बदलने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं एक भुट्टो मैं हूँ, एक भुट्टो आप हैं। और उन्होंने ये कहा था कि हम इस सिस्टम को बदलेंगे, मगर ये सिस्टम बदलते बदलते हमने कई लोगों का खून इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए दे दिया, मगर सिस्टम नहीं बदला। क्योंकि सरमायादारी निज़ाम जो है, इसमें कत्ल व गारत है, इसमें टॉर्चर है, और इसमें मेंटली टॉर्चर ज़्यादा है। घर की 4 दीवारी से लेकर कब्र तक हमें टॉर्चर सहना पड़ता है। शाहिदा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब, हिना जिलानी साहबा, आपका भी बहुत बहुत सीखने को मिला आज आप लोगों से ये बातचीत करके इस प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है जो नौजवान आज हमें देख रहे होंगे उनको भी हमारे मुल्क में जो जिद्दोजहद, असूलों की बुनियाद के ऊपर जिद्दोजहद है, उसके हवाले से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।